तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाएगा। बाकायदा इस बात का ऐलान अब कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दलों ने एक साथ कर दिया है। इस पर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवैसी की विचारधारा यानी उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी से मेल खाती है। ऐसे लोग हमारे महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकते। सुनिए। उनका एक्शन रहा उसे कहीं न कहीं जो है सो भाजपा को लाभ मिलता रहा है, अब तक तो यही रहा है। और अगर वास्तव में वे भाजपा के खिलाफ हैं तो उनको जो है सो महागठबंधन का समर्थन करना चाहिए। अगर उनका माने मंशा है कि यहाँ से भाजपा को बिहार से हम साफ करें, तो इसके लिए महागठबंधन के साथ अगर वे आते हैं तब बात समझ में आती है कि यहाँ से महागठबंधन को समर्थन अगर करें तो बात समझ में आती है। अब कहीं न कहीं पिछला चुनाव में आप देख लीजिए, कई सीट ऐसे थे जिस पर महागठबंधन की जीत इसलिए नहीं हुई कि इन्होंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। वो एक वोट काटने वाले के रूप में इनकी पहचान रही है और उनके पार्टी का यहाँ पर कोई जनाधार हो ऐसी बात तो है नहीं। तो देखिए, एआईएमआईएम की तो अब महागठबंधन में हो गई है नो एंट्री, यानी एक तरफा प्यार अब कबूल करना पड़ेगा असदुद्दीन ओवैसी को। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे बिना देरी किए करवा देती हूँ। प्रवक्ता आरजेडी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश रंजन जी। राकेश रंजन जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत अब राकेश भी आप ही के साथ करना चाहती हूँ। भाई, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? भाई, बड़े प्यार से तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, बहुत प्यार से तो उन्होंने, बहुत उम्मीदों के साथ तो उन्होंने महागठबंधन को चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमें भी शामिल कर लीजिए और वोटों का अगर ध्रुवीकरण रोकना है तो हमें शामिल कर लीजिए, लेकिन फिर भी नकार दिया पार्टी ने। जी, पैनल में बैठे सभी साथी नमस्कार। हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? बोलिए। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल जी का मैं रुक लेती हूँ। राहुल जी, ये असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं से बीजेपी की मदद करती आई है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये कहना है कांग्रेस और आरजेडी दोनों का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ अभी कुछ दिन पहले पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव और अन्य 32 पार्टियां मिलकर उनके साथ एक मंच साझा कर एक कार्यक्रम करती है और वक्फ बोर्ड का प्रतिकार करती है बहुत मजबूती के साथ। ये सभी लोग थे एक साथ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद ओवैसी साहब ने एक लेटर लिखा इनको कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको मदद करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आरजेडी की जो राजनीति करने की जो शैली है वो है एमवाई समीकरण की, और यहाँ पे सबसे बड़ा दावेदारी हो रहा है कि कौन मुस्लिम का नेता होगा। अगर एआईएम आएगी तो फिर आरजेडी की जो छवि है वो निश्चित रूप से कमजोर होगी। लेकिन आरजेडी पिछले दरवाजे से उनके 4 विधायक ले लेगी, अगर वो जीत कर आते हैं तो फिर ऐसा प्रयास करेगी, और ये ऐसा किया भी गया है। पिछले अगर विधानसभा के चुनाव को देखा जाए तो 5 में से 4 उन्होंने ले लिया, और खुद ओवैसी साहब ने भी इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा था कि तुमने मेरा 4 लिया, हम तुम्हारा 40 ले लेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपस में इनके मतभेद बढ़ेंगे, तभी जाकर आरजेडी अपने स्थिति को मजबूत कर पाएगी। और आरजेडी चाहती है कि अब तक जो हमारा जो 34% या 35% का जो वोट बैंक है वो कोई और ना ले, किसी और के माथे ना जाए। अगर आरजेडी मुसलमानों को नहीं पकड़ेगी और अगर एआईएम मजबूत होगी तो निश्चित तौर पे जो मुस्लिम है वो आरजेडी का साथ छोड़ते नजर आने वाले हैं भविष्य में, इस बात की संभावना है। और अपने आप को पहले हम और एक जो मीम चला था बहुत पहले, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, कि इसकी प्रतियोगिता शुरू हो गई है इन दोनों के बीच में। और इसी प्रतियोगिता के तहत जो ये देखे जा रहे हैं, जो बयानबाजी आ रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे जो मुस्लिम समाज है
वो उनको हर वक्त अटका के लटका के भटका के सबने जो विपक्ष में बैठे हैं सबने उनका फायदा ही उठाया है। उनके लिए कभी कुछ करने की बातें आई तो सिर्फ संगठन में स्थान दिया, किया बहुत कम। अगर देखा जाए इतिहास के पन्नों को पलट कर तो 2006 के बाद से यूपीए की सरकार से भी चर्चा होनी चाहिए, कहाँ कितनी क्या भागीदारी रही थी मुसलमानों की, और 2014 से 2024 तक के कार्यकाल की चर्चा। सैयद जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद जी बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका हमारी इस चर्चा में न्यूज इंडिया के। सैयद जी किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे? पहले कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी जिस महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जाहिर करते हैं, बाकायदा लंबा चौड़े चिट्ठी में वो लिखते हैं कि भाई आप हमें शामिल कर लीजिए और जो वोटों का ध्रुवीकरण है वो रुक जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब आरजेडी और कांग्रेस कह रहे हैं कि भाई जान या पहचान मैं तेरा मेहमान, ये तो शामिल नहीं किए जा सकते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका। सबसे पहली बात, हमारे काबिल मित्र आरजेडी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 29 तारीख को एक वक्फ बोर्ड का प्रोग्राम हुआ पटना के गांधी मैदान। तो मैं उनके बात को उनको समझाने के लिए मैं बताऊं कि 29 तारीख का जो प्रोग्राम हुआ था, 29 जून का प्रोग्राम गांधी मैदान के अंदर वक्फ के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ हुआ था। ये हुआ था, ये फैसल रहमानी साहब जो इमारत शरिया हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के, उनके नेतृत्व में हुआ था। और तमाम लोग जो हमें, जो सारी पार्टियां हैं, सबको दावत दी गई थी कि उसमें आप आइए, जो आना चाहते हैं सहयोग करने के लिए वो आए। वो किसी पार्टी विशेष का या किसी इसी का नहीं था, ये बस संविधान बचाने वाले लोगों का ये कार्यक्रम था। और मैं आपको आगे बताऊं कि देखिए, वक्त ब वक्त वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या बीजेपी हो, ये राजनीति पार्टियां जितनी भी है ये अपने फायदे के लिए अलग अलग पे है। सब लोगों ने, वो बीजेपी भी हो, सब लोगों ने गठबंधन किया है। आप कश्मीर को देखिए, कश्मीर में जो महबूबा मुफ्ती के एकदम कट्टर विरोधी थे बीजेपी वाले, और महबूबा मुफ्ती उनके विरोधी थी। कश्मीर में ये लोग गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, तब कहां था इनका? लेकिन और आप देखिए पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ जो है आपको बीजेपी गठबंधन करती है, और तेलंगाना में कांग्रेस जो है ओवैसी जी के साथ पहले गठबंधन किया करती थी। तो ये विचारधारा की बातें जो है ये है। और आप देखिए, एक विचारधारा बीजेपी की और आरएसएस की रही है या फिर आरजेडी की, अलग अलग है, सबकी अलग अलग विचारधारा है। मैं किसी विचारधारा पे जो है बात नहीं करूंगा। लेकिन यहां आप बिहार के अंदर देखिए कि माननीय नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री है, मैं इज्जत सम्मान करता हूं उनका, वो कभी कांग्रेस के साथ आते हैं, आरजेडी के साथ आते हैं, तो कभी फिर बीजेपी के साथ चले जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति, अब वीआईपी के पार्टी के जो है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको सहनी जी, मुकेश सहनी जी, 2% उनका 3% वोट है। कभी इधर जाते हैं, कभी अपने समाज के सब उत्थान की बातें करते हैं। अगर मान लीजिए, अगर ओवैसी जी भी अगर अपने समाज के उत्थान की बातें करते हैं, तो ये सेकुलर वोट और ये इसका कहां से ये भड़कने जा रहा है? कुछ कहना चाह रही क्या मैम आप? नहीं, आप पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा मानना यही है कि बिहार के अंदर गठबंधन हो या ना हो, किसका किसके साथ गठबंधन हो, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जान रही है किसके साथ ओवैसी आगे, आप असदुद्दीन ओवैसी के आगे तो बड़ी ऐसी दुविधा वाली स्थिति हो गई है ना कि जनाब अब करे तो करे क्या। 17% वोटों पर नजर थी, सीमांचल की 24 सीटों पर नजर थी, लेकिन अब उसका भी कोई मौका नहीं छोड़ा है। तो क्या लगता है, क्या 2020 का फॉर्मूला अपनाएंगे, उसी अपनी बेल्ट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे कुछ एक आध सीटें अगर जीते तो, या फिर थर्ड फ्रंट बनाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे? अब क्या करेंगे असदुद्दीन ओवैसी? मेरा मानना है ये लोकतंत्र है भारत, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, एमआईएम हो, वीआईपी हो, बिहार की अलग अलग पार्टियां हैं, सबको लड़ने का है। अब कौन क्या ये बताएगा, लेकिन एक चीज समझिए बातों को कि हम अगर किसी के अगर है जो विरोधी शक्तियां हैं, जो देश को तोड़ने वाली, एक तरफ हमको देखते हैं हम कि एक तरफ मीडिया चैनल्स हैं और लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जाता है ओवैसी जी के चेहरे को दिखा के। विचारधारा एक अलग है, लेकिन देश की बातें अगर आती है तो ओवैसी जी का चेहरा एक तरफ से दिखाई देता है कि प्रो इंडियन, जो देश के लिए लड़ने को मरने
मिटने को लोग तैयार दिखते हैं, प्रो इंडियन का दिखता है। अब उसी पे देखता है अगर है आरजेडी का चेहरा दिखता है, आरजेडी ने खुल के जो है इस बात पे किया, चर्चा किया कि भाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, उनका भी प्रो इंडियन चेहरा दिखता है। लेकिन अब है एमवाई समीकरण के लिए वो दिखता है कि भाई एमवाई समीकरण हमारे साथ रहे। बीजेपी का प्रो चेहरा दिखता है कि हम इंडियन है, प्रो इंडियन चेहरा दिखता है। लेकिन क्या दिखता है आप है हिंदू मुस्लिम कट्टरवादिता दिखती है उनके अंदर है। उनके बीजेपी के जो विधायक वो कपड़ों से पहचानते हैं, बीजेपी के जो है जो लोग जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग लोगों को चेहरे से पहचानते हैं, उनके कपड़े से, लिबास से पहचानते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में, अभी आपके 5-6 दिन पहले मैं डिबेट पे बैठा हुआ था, मुजफ्फरनगर में बीजेपी के लोग जाते हैं और पैंट खुद उतरवा के लोगों का देखते हैं, चेक करते हैं कि ये हिंदू है कि मुसलमान। तो ये भी चेहरा सबके सामने दिखता है कि कौन क्या है, कैसे है, सब अपने नहीं। लेकिन अगर कोई नहीं, सर मुजफ्फरनगर में अगर ढाबों पर अगर आप वैष्णव ढाबा लिखेंगे, साइड में पंडित जी की फोटो लगाएंगे और आप अपना आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, आधार कार्ड में तजम्मुल निकलता है, बताने पर पूछने पर आप बताते हैं जी मेरा नाम तो गोपाल है, तो फिर वो जांच का विषय हो जाता है और उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। खैर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा है बिहार को लेकर, और बिहार में जो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात किया है तो इसका जवाब है, ठीक है, देश लोकतंत्र से चलेगा, संविधान व्यवस्था से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा या गुंडई से, आतंकवादी मानसिकता से चलेगा, ये भी तो सोचने की बात है। अगर मेरे बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर गुड्डू लोग नाम रखते हैं अपना, पप्पू रखते हैं, सोनू रखते हैं, मोनू रखते हैं अपना नाम है, कोई टीपू रखते हैं, कोई कुछ रखते हैं अपना नाम है। आप हरियाणा में जाके देखिएगा तो ये। लेकिन आप जब सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम में फटकार लगाई था ना, सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाया था साफ है कि आप किसी के नाम पे जो इक्वल है, इक्वलिटी की बात करता है आर्टिकल 14 में हमारा देश का संविधान, सब एक बराबर है। आप सेब खाते हैं, हमारे कांवड़िया, हमारे हिंदू भाई कांवड़ यात्रा लेके जाते हैं, सेब कहां से आ रहा है वो देखा गया कि मुसलमान के खेत से आया है कि हिंदू के खेत से आया है, कश्मीर से आया है कि आप हिमाचल प्रदेश से आया है, ये देखें क्या? नहीं ना देखते हैं। तो अगर कोई खा रहा है, मैं सब आस्था का सम्मान करता हूं। ठीक है, वो खैर जांच का विषय हो जाता है। और वो जो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बता रहे हैं वो तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का काम है, और निश्चित तौर पर इसकी निंदा भी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाएगा और अपना धर्म के आधार पर वो डंडा दिखाएगा और बोलेगा कि हाँ भाई तुम कौन हो, तो वो उसकी तो निंदा होनी चाहिए। मैं राकेश रंजन जी का रुख कर लेती हूँ। राकेश